नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। आप देख पा रहे हैं अभी मैं बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आ चुका हूं, जिसके माध्यम से बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया ली जा रही है। प्रिय साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, चाहे आपका चयन हो चुका हो या फिर अभी आपके साक्षात्कार होने बाकी हो। आप जिस भी स्टेज में हैं, आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आपके करियर से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। आपके पूरे करियर पर अब संशय प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि ये नियुक्ति अब पूरी हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे तभी सभी पहलुओं को समझ पाएंगे। प्रिय साथियों, सबसे पहले घटनाक्रम समझिए। अभी लेटेस्ट घटनाक्रम ये है कि आयोग के द्वारा लगभग 26 से 27 विषयों के रिजल्ट प्रकाशित किए जा चुके हैं और इतने ही विषयों के लगभग इंटरव्यू भी लिए जाने बाकी हैं। यानी आयोग अभी पूरी तरह से मध्य राह पे खड़ा है। जितने विषय का साक्षात्कार लेकर के रिजल्ट प्रकाशित कर चुका है, ठीक उतने ही विषय का साक्षात्कार लिया जाना बाकी है। ये केवल नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग क्या है, तो 4,638 पद में अधिकतम इन लोगों ने 600 पदों पर मात्र साक्षात्कार लिया होगा। यानी लगभग 4,000 पद पर अभी भी साक्षात्कार लिया जाना बाकी है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, तो ये तो लगभग 26-27 यानी 50% का आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया है। क्योंकि छोटे छोटे विषय थे, उसमें नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम रहा करते थे। तो ये घटनाक्रम है। अब हम चलते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या ये वैकेंसी भी अब पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? आपके करियर पे कैसे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है? इसके लिए थोड़ा-सा हम कोर्ट की प्रोसीडिंग की ओर चलते हैं और कोर्ट प्रोसीडिंग पे चलने से पहले हम आज के थोड़ा न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह भी देख लेते हैं, जिससे आप थोड़ा स्पष्ट हो पाएँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक। एक्चुअल में ये थोड़ा-सा इसे बढ़ा-चढ़ा करके दिखाया गया है कि पूरी प्रक्रिया पर अभी रोक लग गई है। और ठीक इसी तरह हम दूसरे भी पेपर की कटिंग देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि सहायक प्रोफेसर बहाली में नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। ये न्यूज़पेपर कहीं न कहीं थोड़ा आंशिक रूप से सही लिखने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने भी थोड़ा-सा देखिए गलत लिखा है कि शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशक कोर्ट में पूरे रिकॉर्ड के संग उपस्थित हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, इसी वजह से ये प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। देखिए मूल रूप से हुआ क्या है कि यहाँ पे देखिए द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फेल्ड टू एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन of backlog vacancy and as to how the vacancies exceeding 50% were reserved, and therefore they sought time to explain the same। एक्चुअल में ये पूरा मसला है रोस्टर को लेकर के, बैकलॉग वैकेंसीज को लेकर के। मैं आपको आगे बताऊंगा कि बैकलॉग वैकेंसी को लेकर के पूर्ण रूप से एक्चुअल में मसला है क्या। तो देखिए ये पूरी तरह से बैकलॉग को लेकर के था, जिस वजह से ये शिक्षा विभाग के जितने भी आला अधिकारी आज कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे, वो कहीं ना कहीं ये फेल हो गए हैं ये एक्सप्लेन करने में कि एक्चुअल में कैसे कैसे सीटें आवंटित की गई हैं। इस पर देखिए कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया है, ओरल ऑर्डर है ये, कि इन द मीन टाइम द ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट स्लैश यूनिवर्सिटी टू नॉट मेक एनी अपॉइंटमेंट टू द एडवर्टाइज्ड पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ओरल ऑर्डर क्या कोर्ट ने दिया है कि इस मध्य में, किस मध्य में, ये 10 जनवरी 2023 तक की बात की गई है। यानी 10 जनवरी 2023 तक कौन सरकार या फिर विश्वविद्यालय किसी भी पद पर ये ज्वाइन नहीं कराएंगे। एक्चुअल में ज्वाइनिंग की बात हो रही है, पूरे नियुक्ति प्रक्रिया पर कहीं से रोक नहीं लगी है। आयोग आराम से साक्षात्कार ले सकता है, आयोग आराम से इंटरव्यू कंडक्ट करके रिजल्ट प्रकाशित कर सकता है, बट ये ज्वाइन नहीं हो सकता है। तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी घटना हो गई? अभी तक जितने विषयों के रिजल्ट प्रकाशित किए जा रहे थे, उनके ज्वाइनिंग में तो अमूमन सामान्य तरीके से 1.5 से 2 महीने 3 महीने लग जा रहे थे ज्वाइन कराने में। तो अभी अभी तो हिंदी विषय या फिर एक दर्शन शास्त्र के शायद रिजल्ट प्रकाशित किए जाने हैं। तो इन विषयों के अगर रिजल्ट प्रकाशित कर लिए भी जाते हैं, तो इतनी जल्दी कौन सी ज्वाइनिंग हो जाएगी? 10 जनवरी तो अब तुरंत आ ही जाएगा। तो अगर ये रोक नहीं भी लगाते तो शायद 10 जनवरी 2023 तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। तो इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा चीज़ या बहुत बड़े ब्रेक लगाए गए हैं, ऐसा हर्डल लाए गए हैं। ऐसा मुझे नहीं लग रहा। और एक्चुअल में देखिए आप पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखेंगे, मैं आपको अंत में वीडियो के बताऊंगा कि आप कैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग को देख पाएंगे, कैसे कैसे वकील और कैसे कैसे माननीय न्यायाधीश महोदय के बीच में डिस्कशन होता है। तो उस प्रोसीडिंग को आप जब देखेंगे तो वहाँ पर जो पिटिशनर पक्ष के वकील रहते हैं माननीय पीके स्याही सर, उन्होंने माननीय न्यायाधीश को ये सलाह दिया कि एक्चुअल में सर अगर आप किसी तरह का इन्हें स्टे वगैरह थोड़ा लगा देते हैं, तो वैसी स्थिति में ये सारे कागजात लेकर के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि जितने भी अधिकारी हैं, ये अधिकारी गण को ये दूसरी नोटिस दी गई थी
कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए और कोर्ट में सभी चीज़ों को रखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन दूसरी बार भी ये फेल्ड रहते हैं सारे एक्सप्लेन करने में कि आखिर कैसे बैकलॉग वैकेंसी आती है। तो इसलिए वो न्यायाधीश महोदय थोड़ा क्रोधित होकर के, इनसे नाखुश होकर के इस तरह का ओरल ऑर्डर पास करते हैं कि ये स्टे लगाया गया। लेकिन इस स्टे का बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। लेकिन आने वाले समय में बहुत क्रूशियल होने वाला है वैकेंसी पर। ये वैकेंसी रिव्यू की जा सकती है, ये वैकेंसी ही पूरी बदल दी जा सकती है। बदल दी जा सकती है इसका मतलब कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा-सा आपको इसके लिए स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। देखिए एक्चुअल में अभ्यर्थी असंतुष्ट क्यों हैं? किस तरह का रोस्टर किसका क्या मसला है? देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने थे? 4,638। इसके अनुरूप जो अलग-अलग कैटेगरी में जो सीटें आवंटित होती हैं, जनरल कैटेगरी को कितनी सीटें आवंटित होती हैं? 40%। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 12, ये देखिए ऊपर में जनरल कैटेगरी है, ठीक है? अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी को 40% सीटें आवंटित होती हैं, जबकि 1223 यानी 26% मात्र सीटें आवंटित हैं। ठीक इसी तरह हम अगर एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ पे 309 सीटें आवंटित हैं। इनको रिजर्वेशन मिलता है 10% का, और जबकि केवल 6% सीटें आवंटित की गई हैं। 1127 सीटें किस कैटेगरी में, आप ऊपर देखिए शेड्यूल कास्ट में है। शेड्यूल कास्ट में टोटल कितने रिजर्वेशन का प्रावधान है? 16% का। जबकि देखिए इनको रिजर्व कितना आवंटित किया गया, सीट 25% आवंटित किया गया है। अब ये देखिए इसी तरह हम शेड्यूल्ड ट्राइब की ओर चलते हैं। ये देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब का सेक्शन है। शेड्यूल्ड ट्राइब में देखिए 3% रिजर्वेशन दिया गया है, 141 सीटें, जबकि इनको रिजर्वेशन मात्र 1% मिलता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे कौन सी कैटेगरी है? आगे है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में देखिए 1227 पद दिए गए हैं टोटल, ये सभी विषयों के मिला करके यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो 1227 टोटल है, देखिए कितना बनता है? 26%। जबकि एक्चुअल में ईबीसी को केवल 18% रिजर्वेशन का प्रावधान है, जबकि दिया कितना गया है? 26% दिया गया है। और हम आगे देखिए बढ़ते हैं, ये है बैकवर्ड कास्ट बीसी कैटेगरी। बीसी कैटेगरी को टोटल 4,638 में से मात्र 344 पद दिए गए हैं, यानी कितने प्रतिशत? 7%। जबकि बीसी को मिलता कितना है? 12% रिजर्वेशन का प्रावधान है। इसी तरह हम थोड़ा और एक कैटेगरी की ओर आगे बढ़ते हैं जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है पीएच कैटेगरी को लेकर के, फिजिकल चैलेंज्ड कैटेगरी को लेकर के। फिजिकल चैलेंज में भी 4 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं। अगर हम चारों कैटेगरी को जोड़ते हैं देखिए यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आती है 103। और अगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग कहें तो ये देखिए हॉरिजॉन्टली ये 2% मात्र रिजर्वेशन दिए हैं, जबकि इनको 4% रिजर्वेशन देने का प्रावधान है। तो आप अब समझ गए होंगे कि एक्चुअल में असंतुष्ट कौन से कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और संतुष्ट किस कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे। यहाँ पे जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बीसी कैटेगरी और पीएच कैटेगरी, 4 कैटेगरी। कौन-कौन? जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और पीएच कैटेगरी। ये 4 कैटेगरी के अभ्यर्थियों के सीटों को जितना दिया जाना चाहिए उतनी सीटें यहाँ पे आवंटित नहीं है। अगर हम कहें कि किसमें बहुत ज़्यादा आवंटित है तो एससी में आवंटित है। 16% के बजाय यहाँ पे आपको 25% दिया गया है। ईबीसी कैटेगरी में 18% के बजाय यहाँ पे 26% दिया गया है। एसटी कैटेगरी में 1% के बजाय 3% दिया गया है। तो इन 3 कैटेगरी के अभ्यर्थी बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और ये जो ऊपर के 4 कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मैंने बताया वो नाखुश हैं। तो ये जो सीटों का बँटवारा हुआ है ये आखिर किस तर्ज पे हुआ है, किस आधार पे हुआ है? तो आयोग को इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के स्पष्टीकरण देना है कोर्ट में कि आपने कौन से प्रणाली से अगर आप बैकलॉग ले आए हैं। आयोग का ये कहना है कि ये पिछले वैकेंसी की सीटें रिक्त थी, जिसे कि बैकलॉग कहा जाता है। तो आखिर पिछले वैकेंसी यानी कब से? तो आप पूरी प्रोसीडिंग को देखेंगे। एक्चुअल में इस वीडियो के अंत में आप डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो ये कोर्ट की प्रोसीडिंग का लिंक मैंने वहाँ पे दे रखा है। वहाँ से आप पूरे प्रोसीडिंग को भी सुन पाएँगे कि एक्चुअल में कैसे-कैसे बहस होता है। ये टोटल 4 घंटे 46 मिनट का वीडियो है। आप यहाँ पर 4 घंटे 19 मिनट से शुरू करेंगे तो टोटल प्रोसीडिंग को सुन पाएँगे। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोसीडिंग में क्या-क्या मूल रूप से हुआ। तो कोर्ट के द्वारा पूछा गया कि आप बैकलॉग कब से ले आ रहे हैं? तो 1995 से हवाला दिया गया। 1995 में कोई कोर्ट का ही ऑर्डर आया था, जिसके बाद से बैकलॉग का प्रावधान आया। तो 1995 से बैकलॉग ला रहे हैं। बैकलॉग का सिस्टम ये होता है कि 3 बार अधिकतम आप किसी वैकेंसी को रन कर सकते हैं। जैसे कि अगर 2008 में मान लीजिए कि वैकेंसी आती है और 2008 में सीटें रिक्त रह जाती हैं किसी कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में, जैसे एससी में या बीसी में, तो वो सीटें अगले वैकेंसी के लिए रख दी जाएँगी रिजर्व। अब मान लीजिए अगली वैकेंसी आती है 2010 में,
तो वो सीटें ऐड कर दी जाएँगी। जो वैकेंसी थी वो प्लस ये जो वैकेंसी थी इसे, ये दोनों ऐड हो जाएँगे। इसी तरह एक तीसरी वैकेंसी मान ली जाती है 2012 में। अब 2000 अगर 10 में भी कुछ सीटें एससी कैटेगरी में अगर खाली रह जाती हैं, तब उसे किस में जोड़ दिया जाएगा? 2012 में जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से 3 बार रन हुआ। अब 2012 के बाद भी अगर सीटें एससी कैटेगरी में खाली रह जाती हैं वो, तब उसे उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। उसको अब ऐड नहीं किया जाएगा, वो सामान्य कैटेगरी में चली जाएँगी, अनरिज़र्व कैटेगरी में चली जाएँगी। तो इस तरह से आपने समझा। तो मैक्सिमम कितने बार बैकलॉग को रन कराया जा सकता है? 3 बार रन किया जा सकता है। अब यहाँ पर मूल मुद्दा ये है कि क्या 2014 में आपने बैकलॉग की सीटें रन कराई थी? 2014 में मुश्किल से 3364 पद थे, 3364 पद पर नियुक्ति हुई थी और जिसमें से 427 पद वैकेंट रह गए थे। मात्र 427 पद वैकेंट रह गए थे, तो क्या 3364 में आपने बैकलॉग भी जोड़ा था? अगर बैकलॉग मान लीजिए एक बारगी के लिए जोड़ा था, तो हिस्ट्री में तो कोई सीटें खाली नहीं थी, हिंदी में किसी सीटें कोई सीटें नहीं खाली रह गई थी, ज्योग्राफी में नहीं खाली रह गई थी, पॉलिटिकल साइंस में नहीं खाली रह गई थी, तो उसमें भी कैसे सीटों की अनियमितता देखी जा रही है? जो मैंने अभी आपको ये सीटें दिखाई जिसमें कि आपको दिखा कि कैसे-कैसे यहाँ पे अलग-अलग ढंग से सीटें आवंटित की गई हैं, तो ये हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में तो 2014 में सीटें खाली नहीं थी। तो उसमें फिर कैसे अनियमित तौर पे यहाँ पे जनरल का जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस को जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, पीएच को जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो आखिर उन विषयों में कैसे हो रहा है? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कोर्ट ने स्पष्टीकरण इनसे माँगा है, लेकिन ये अभी स्पष्टीकरण दे नहीं पाए हैं और ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, बड़ा एक पेचीदगी प्रश्न है कि अगर बैकलॉग ये रन कराए हैं, तो 2014 में बैकलॉग क्यों नहीं है? और 2014 में जब अगर बैकलॉग अगर है, तो फिर तो वैकेंसी नहीं थी, वैकेंट सीट नहीं थी, कुछ-कुछ विषयों में। मेन स्ट्रीम वाले जितने सब्जेक्ट थे, किसी में वैकेंसी लगभग नहीं बची हुई थी 2014 में। मेनली बची किसमें थी? साइकोलॉजी में बची थी, उसमें 92 सीटें वैकेंट रह गई थी। रसायन में थी, केमिस्ट्री में थी शायद, इंग्लिश में शायद थी कुछ वैकेंट सीटें। तो यही कुछ-कुछ विषयों को मिला कर के 427 सीटें वैकेंट रह गई थी। तो अब असल मुद्दा ये है कि जब उसमें वैकेंसी वैकेंट रह ही नहीं गई थी, तो इस बार आपने कैसे ले आकर के जोड़ दिया है? नए वाले वैकेंसी में कैसे ले आके जोड़ दिया है? इसी पर शिक्षा विभाग और सरकार को जवाब देना है और इसके लिए 10 जनवरी को इनको समय दिया गया है। देखिए 10 जनवरी को अगर ये समय पर ये जवाब ले आके देते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप इस प्रोसीडिंग को पूरा सुनेंगे तो माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट तौर पे कहा है, अगर कोई किसी तरह का ये जवाब नहीं दे पाते हैं तो ये फिर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना इन्हें पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग एक्शन में शायद पूरे वैकेंसी को रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू इन द सेंस कि कैसे-कैसे जो सीटें आवंटित की गई हैं, उन सीटों को फिर अलग ढंग से मर्ज करना पड़ेगा, अलग जो प्रोसीजर होता है, उसके अंतर्गत। अब अगर उसके अंतर्गत होता है, तब पूरी प्रक्रिया पर रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। कैसे? जिस कैटेगरी में सीटें कम हैं, वहाँ पर तो कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा। जिन विषयों के में मान लीजिए रिजल्ट प्रकाशित किए जा चुके हैं, उनमें अब हम बात करते हैं कि आखिर उनमें क्या असर हो सकता है। तो अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, तो इसमें जब होगी तब सीटें बढ़ेंगी ही, घटेंगी तो नहीं। तो इनमें जिन विषयों का रिजल्ट जारी हो चुका होगा या ज्वाइन कर चुके होंगे, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। इसमें अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि जब होगी तब रिव्यू के बाद सीटें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। इसी प्रकार बीसी कैटेगरी की बात करते हैं, तो बीसी में भी चूँकि केवल 7% दिया गया है, तो यहाँ भी जब होगा तब सीटें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, यहाँ पे अब सीटें घटने वाली नहीं हैं। इसी प्रकार पीएच कैटेगरी में भी सीटें जब होंगी तब बढ़ेंगी। यहाँ पे दिक्कत किस कैटेगरी को आ सकता है रिव्यू के बाद? अगर रिव्यू होता है तो। रिव्यू का मतलब जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, अलग-अलग ढंग से अब इसका पूर्ण मूल्यांकन होगा। तो उस रिव्यू में सीटें घट किस में सकती हैं? एससी में घट सकती हैं, ईबीसी कैटेगरी में घट सकती हैं, एसटी में घट सकती हैं। तो वैसी स्थिति में जब यहाँ से सीटें घटेंगी, तो जिन विषयों के अभ्यर्थी का चयन हुआ होगा, हो सकता है उन्हें नौकरी से छोड़ना पड़े, नौकरी से हाथ धोना पड़े। और वही जनरल कैटेगरी में, बीसी कैटेगरी में हो सकता है जिन अभ्यर्थियों को जो नीचे के अभ्यर्थी हों, उन्हें फिर से मौका मिल जाए, जिनका इंटरव्यू हो चुका है, जिनका रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका किसे लाभ मिलने वाला है, किसे हानि मिलने वाला है। वैसे अभी कोई भी चीज़ कह पाना बहुत जल्दीबाज़ी होगी। हम लोग 10 तारीख का इंतज़ार करते हैं और उम्मीद करें कि 10 तारीख को जो हो सब अच्छे से हो।
लेकिन संभावना कम लग रही है क्योंकि जब 2014 में वैकेंसी थी ही नहीं, वैकेंट थी ही नहीं सीटें, तब फिर बैकलॉग कैसे इसमें आपने ऐड किया? चूँकि 3 बार रन कराने का प्रोविज़न होता है, 2014 में भी आपने रन कराया होगा बैकलॉग की सीटें। तो ये सब तमाम पहलू हैं, उन सब चीज़ों पर क्या अगला डेट पे प्रोविज़न आता है, क्या ऑर्डर आता है, तो उसके लिए आपको 10 जनवरी का इंतज़ार करना होगा। वैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हायर एजुकेशन वर्ल्ड पे भी आपको सारी सूचनाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। तो आप अगर इस चैनल से जुड़े रहते हैं, तो आपको सभी चीज़ें त्वरित उपलब्ध होती रहेंगी। और रही कोर्ट प्रोसीडिंग को आप चाहते हैं कि इस कोर्ट प्रोसीडिंग को आप भी सुनें, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जिस लिंक के माध्यम से आप कोर्ट प्रोसीडिंग को पूरा सुन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच साथियों, आप इस चैनल पे अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।